हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा टाइप 2 न्यूमेरिकल है वेल्डेड कनेक्शन का, तो उसके मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। टाइप 2 न्यूमेरिकल के जो स्टेप्स थे, मतलब जिसमें आपने डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड करना था फॉर एंगल सेक्शन, वो स्टेप्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी। अब इस लेक्चर में उसी डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर एंगल सेक्शन हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है टाई मेंबर ऑफ ट्रस। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा टेंशन मेंबर है? तो इसमें जो ट्रस होती है, ट्रस में टेंशन कंप्रेशन दो ही मेंबर्स होते हैं। तो जो स्ट्रट्स होती हैं ट्रस में वो कंप्रेशन मेंबर होती हैं, और जो टाई मेंबर होते हैं वो आपके होते हैं टेंसाइल मेंबर। ठीक है, तो अ टाई मेंबर ऑफ ट्रस कंसिस्टिंग ऑफ एन एंगल सेक्शन, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एंगल सेक्शन का हमें फिलेट मतलब ज्वाइनिंग करानी है या कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो एन एंगल सेक्शन जिसमें नोटिफिकेशन है ISA, मैंने बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। तो अगर कहीं भी एंगल सेक्शन है या ISA लिखा हुआ है तो मतलब होगा सेम, वो एंगल सेक्शन ही है। एंगल सेक्शन मतलब आपका कोई भी L शेप का सेक्शन। ठीक है, तो ये जो ISA दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है 65/65/6। तो ये डायमेंशंस हो गए, मतलब ये आपका 65 हो गया, ये भी आपका 65 है, और इसकी ये जो थिकनेस है वो है आपकी 6। समझ में आया? ये आपका 65, ये लेग 65 और इसकी थिकनेस हो गई यहाँ पे 6। तो ये तीनों डायमेंशन हमको इस एंगल सेक्शन के दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेल्डेड टू अ 8 mm थिक गसेट प्लेट, यानी इसको एक हमने प्लेट से जोड़ा हुआ है, एक अलग टाइप की प्लेट हमने सपोर्ट के लिए लगाई है, और इस प्लेट से हमने इस एंगल सेक्शन को जोड़ दिया है थ्रू वेल्डिंग। यहाँ पे वेल्डिंग कर दी है। ठीक है, डिज़ाइन अ वेल्ड। अब देखिए ये वेल्ड की डिज़ाइन का क्वेश्चन है, हमको पता चल गया, और एंगल सेक्शन के लिए डिज़ाइन का क्वेश्चन है, यानी जो टाइप 2 में स्टेप्स मैंने लिखाए थे वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन पहचानना है। अब डिज़ाइन अ फिलेट वेल्ड टू ट्रांसमिट अ लोड इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टेंसाइल लोड की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है, बल्कि लिखा हुआ है कि जो फुल स्ट्रेंथ है उसके बराबर लोड वो बियर कर ले। तो किसी भी मेंबर की जो फुल स्ट्रेंथ होती है वो होती है TDG, यानी डिज़ाइन जो ग्रॉस स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डिज़ाइन ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो हो जाएगी किसी भी मेंबर के लिए उसकी फुल स्ट्रेंथ। क्योंकि जो पूरा सेक्शन होगा सॉलिड सेक्शन, चाहे वो एंगल सेक्शन हो चाहे वो प्लेट हो, पूरा जो सॉलिड सेक्शन है उसको कंसिडर करेंगे हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रॉस स्ट्रेंथ या फुल स्ट्रेंथ होती है किसी भी मेंबर की। अब यहाँ पे शॉप वेल्डिंग हमें अज्यूम करनी है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि टाइप 2 वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वेल्डेड के। अब डेटा लिख लेते हैं। तो हमको ये मेंबर दिया हुआ है ISA 65/65/6। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस एंगल सेक्शन के लिए अगर रेक्टेंगल के अलावा कोई और सेक्शन है तो उसके लिए जो हम ग्रॉस एरिया निकालेंगे वो हमें स्टील टेबल से निकालना होगा। तो यानी इस एंगल सेक्शन के लिए जब हम स्टील टेबल को कंसिडर करेंगे, मैंने कहा था आपको एक हैंडबुक खरीदनी पड़ेगी, तो सेम उसी हैंडबुक से यहाँ पे आपको स्टील टेबल से इस 65/65/6 के लिए AG हमको कैलकुलेटेड मिल जाएगा 744। ये आपने नोट कर लिया। दूसरी जो वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करनी थी वो है CYY। ठीक है, और CYY का नोटिफिकेशन है Y। CYY मतलब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपका ये एंगल सेक्शन है तो अगर ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब किसी भी सेक्शन पे जब लोड लगता है तो वो उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस पे ही लगता है, यानी इसी एक्सिस पे हमारा जो T लोड है वो एक्ट करेगा, और इसका डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा Y। तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमको ऑलरेडी स्टील टेबल में गिवन होता है कुछ स्टैंडर्ड सेक्शन का, तो इसके लिए भी हमें गिवन है। तो हमने सीधे CYY की वैल्यू Y के बराबर करके यहाँ से नोट कर ली। तो यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो था वो स्टील टेबल से था, जिससे हमने इसका एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी Y की वैल्यू हमने नोट कर ली। ठीक, अब थिकनेस पे आते हैं। दो मेंबर हैं, एक की थिकनेस यहाँ पे 6 है जैसे कि आप देखो यहाँ पे, और जो जिससे हमने उससे कनेक्ट किया है उसकी थिकनेस है 8 mm। तो मिनिमम थिकनेस हम T लेते हैं, यानी यहाँ पे T हो जाएगा 6, और गामा MW हमने 1.25 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे शॉप वेल्डिंग साफ साफ लिखा है। अगर ये साइट वेल्डिंग होता तो ये 1.5 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। अब यहाँ पे इसको हम जब डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, तो हम डायरेक्टली स्टेप्स पे आ जाती हूँ। हमने SMAX कैलकुलेट किया, ये इसका फॉर्मूला था। इसमें जब हमने वैल्यूज़ रख करके किया तो SMAX हमारा आ गया 4.5। ठीक, फिर S मिनिमम हमारा यहाँ से आ गया। अब ये जो S मिनिमम है ये हमारा एक टेबल मैंने आपको बताई थी,
जो थिकर मेंबर होता है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे थिकर मेंबर है हमारा गज़ट प्लेट जिसकी थिकनेस है 8 mm, तो अप टू 10 mm जो एस मिनिमम की वैल्यू होती है वो होती है 3 mm, तो यहाँ पे एस मिनिमम आ गया 3 mm। ठीक है, आप टेबल देखना, लास्ट लेक्चर में मैंने जो था उसमें मैंने बताया हुआ है। अब ये एस मिनिमम आ गया। अब इसके बाद हमें फाइनली निकालना है एस, जिसका फॉर्मूला है ये एस मैक्स माइनस 0.5। तो यहाँ से जब हमने निकाला तो ये हमारी पहले स्टेप का आंसर आ गया जो कि है एस की वैल्यू। पहले स्टेप में हमको एस निकालना होता है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया स्टेप 1 का। अब सेकेंड स्टेप पे हमें टी की वैल्यू निकालनी है, मतलब थ्रोट थिकनेस, जिसका फॉर्मूला है के इंटू एस। सिंपल के की वैल्यू रखी, एस की वैल्यू रखी, यहाँ से हमारी थ्रोट थिकनेस आ गई 2.8 mm। चेक करना था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टी मिनिमम हमेशा 3 mm होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 mm से कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो हमने क्या करना है, टी की वैल्यू को टी मिनिमम के बराबर ही रखना है। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया सेकंड स्टेप का आंसर, जिसमें हमने थ्रोट थिकनेस निकाल ली। तो एस आ गया, थ्रोट थिकनेस आ गई, 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप हमारा है RDW के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। टी हमको पता है 3 लिया है, FU की वैल्यू हमेशा 410 होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि मेंबर हमारा स्ट्रक्चरल स्टील का बना है, FU 410 का। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। √3 गामा MW सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है हमको एज इट इज़, और क्योंकि ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है इसलिए RDW हमारा आएगा न्यूटन पर mm में। याद रखिएगा ये न्यूटन में है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप का आंसर RDW, राइट। तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। अब आगे आते हैं चौथे स्टेप पे। अब यहाँ पे मैंने देखो आपको कहा था अगर फैक्टर्ड लोड नहीं गिवन है तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये कंडीशन हम यूज़ करते हैं जहाँ पे फैक्टर्ड लोड फुल स्ट्रेंथ के बराबर हो जाता है। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा भी है टू ट्रांसमिट अ लोड इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, और मेंबर की फुल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया हमारा TDG। तो ऑब्वियसली फैक्टर्ड लोड हमारा TDG के बराबर हो गया क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्ड लोड गिवन नहीं है। TDG का फॉर्मूला ये है, बता चुकी थी मैं, हमने सारी वैल्यूज़ रख दी। AG/FY होता है 250, गामा M0 होता है 1.1, सारी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया हमारा स्टेप 4 का। यानी अब आगे की कैलकुलेशन में जिस भी फॉर्मूले में T यूज़ होगा वहाँ पे हमको ये वैल्यू यूज़ करनी है, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट है, अब फाइनली हमें सारे लोड्स कैलकुलेट करने हैं, P1, P2 और P3। अब यहाँ पे जब ये लोड कैलकुलेट करेंगे तो सपोज़ आपका ये सेंट्रोइडल एक्सिस अगर है, यहाँ पे आपका T लोड लगेगा और ये डिस्टेंस मैंने कहा था हो जाएगा Y। ठीक है, ये Y हम ऑलरेडी स्टील टेबल से निकाल चुके हैं। ये जो एंगल सेक्शन है, ये आपका जो भी गिवन एंगल सेक्शन था वो हो जाएगा 65/65/6, और ये हमारी 8 mm की हो गई गज़ट प्लेट। अब देखिए ये वेल्डिंग हम क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम खुद से डायग्राम बना सकते हैं। जब भी कुछ डायग्राम नहीं गिवन होगा तो हम ये तीनों साइड की वेल्डिंग अपना प्रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब LW1, LW2 और D, ये वाली वेल्डिंग का हम करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से यहाँ पे वेल्ड प्रोवाइड किया, ये वैल्यू हो जाएगी वेल्ड की हमारी LW1, ये लेंथ हो गई। यहाँ पे हमने जब वेल्ड प्रोवाइड किया तो ये हो गई इसकी D लेंथ, और ये वाली लेंथ हो गई वेल्ड की हमारी LW2। तो यानी हमको LW1, D और LW2 निकालना है। अब ये जो D है ये बट ऑब्वियस है आपका B के बराबर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 65 है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपकी इसके बराबर हो गई, मतलब D हमारा 65 के बराबर हो गया यहाँ पे, तो D हमें पता चल गया। अब LW1 और LW2 निकालना है। ठीक, इसको निकालने के लिए हमको इन लोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम ये लोड्स कैलकुलेट करते हैं। अब लोड देखिए क्या होता है, ये जो T है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे आधा यहाँ पे जाएगा एज P1, आधा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि तीनों वेल्ड हमारे लोड को बियर करेंगे, सेम लोड को। तो जो इस वेल्ड के लिए पोर्शन आएगा वो हो जाएगा P2, और जो इस वेल्ड के सेंटर पे लगेगा वो हो जाएगा P3। मतलब ये जो लोड लग रहा है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस हो जाएगा D/2। ठीक, ये मैंने बता चुकी हूँ, तो फिर यहाँ पे फिर से देख लो, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यानी हमें P1, P3 और P2 निकालने हैं। तो अब हम चलते हैं P3 का सीधे फॉर्मूला RDW × D। ठीक है, ये मैंने बताया था कैसे आया है। अब यहाँ पे RDW हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। D हमने देखा 65 है, 10⁻³ इसलिए क्या, क्योंकि ये न्यूटन में था और हमको चाहिए लोड किलो न्यूटन में। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये एक आंसर हमको यहाँ से मिल गया P3। P1 निकालेंगे, P1 का ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, T पता है, Y पता है, ये सारी वैल्यूज़ नोन है। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद सारी वैल्यूज़, ये हमारा P1 आ जाएगा। ये हो गया सेकंड आंसर। लास्ट में P2 का ये फॉर्मूला जो मैं ग्रीन बॉक्स में बना रही हूँ वो हमारे मेन फॉर्मूले हैं। ये P2 का फॉर्मूला है,
जैसे ये दोनों फॉर्मूले थे। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, तो यहाँ से हमारा ये तीसरा आंसर आ गया। कैलकुलेट करके देखिएगा P2, राइट। अब हमें तीनों लोड्स पता चल गए। अब जब हमें तीनों लोड्स पता चल गए हैं तो हम ये लेंथ ऑफ वेल्ड भी फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन ऑफ वेल्ड में हमको लेंथ ऑफ वेल्ड ही निकालनी होती है फॉर अ पर्टिकुलर लोड, ठीक है। अब LW1, LW2 और L निकालेंगे। LW1 का ये फॉर्मूला है P1/RDW, ठीक है। यहाँ से RDW और मतलब P1 की वैल्यूज़ नोन है तो ये हमने रखा, और ये हमारा फाइनल 50.34 mm आएगा। अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके ले लीजिए, ऑब्वियसली 50.34 तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो मान लीजिए आपने 51 दे दिया। फिर LW2 का फॉर्मूला लगाया P2। अगर यहाँ पे 1 है, देखिए RDW कॉमन है दोनों में, फॉर्मूला याद करने का तरीका देखिए। अगर यहाँ 1 है तो P1 हो जाएगा, 2 निकाल रहे हो तो P2 हो जाएगा, नीचे हमेशा RDW रहेगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दी, तो LW2 हमारा यहाँ से ये आ गया 182 पॉइंट समथिंग आया था, हमने 183 ले लिया। लास्ट में L निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड आप इस डायग्राम में जो हमने बनाया है वो आप देख सकते हो, ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड है। तो जब हम LW1, LW2 और D को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड आ जाएगी। यहाँ से हमने तीनों की वैल्यूज़ को रख करके ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि 3 लेंथ निकालनी थी, एक कैपिटल L आ गई, LW आ गई और यहाँ से LW1। तो इस तरीके से हमने इस वेल्ड को, इस कनेक्शन को जो कि इस फॉर्म में था, हमने डिज़ाइन कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे पूरा वेल्ड ना प्रोवाइड करके, जैसे मैंने किया है इस डायरेक्शन में, मैं एक रफ सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे पूरा वेल्ड ना यूज़ करता, तो उस केस में जैसे ये गज़ट प्लेट हो गई, ठीक है, और ये हमारा एंगल सेक्शन है, और मैं रफ सा बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए सिर्फ इसी डायरेक्शन में प्रोवाइड करता वेल्ड, ठीक है, तो ये LW1 और LW2 होता। D डायरेक्शन में हमारा कुछ भी नहीं था, तो जब D डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो P3 हमारा क्या हो गया 0, तो हमें खाली P1 निकालना होता, P2 निकालना होता, और D हमारा हो जाता 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेल्ड नहीं है, तो ये T अमाउंट यहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र होता। और उस केस में कैपिटल L क्या हो जाता, LW1 प्लस LW2। जैसे तीनों में हमारा LW1, LW2 और D प्लस था, तो D हमारा 0 हो जाता, तो उस केस में L हो जाता LW1 प्लस LW2, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंपल एक सिंगल एंगल सेक्शन को हमने डिज़ाइन किया, मतलब फिलेट वेल्ड को डिज़ाइन किया फॉर सिंगल एंगल सेक्शन। ओके क्लास, थैंक यू। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको टाइप 2 न्यूमेरिकल का ही जो है डबल एंगल सेक्शन के लिए क्वेश्चन बता दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर सिंगल एंगल ना हो करके डबल एंगल का केस है तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे। ओके, थैंक यू क्लास।